हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल। हमारा जो साइंस का टॉपिक चल रहा है इसमें आप अपने क्वेश्चन को लगाइएगा और आप खुद डिसाइड करिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इसमें आप बताइए आपका कितना स्कोर हो रहा है और इसमें आप अपना स्कोर खुद डिसाइड करिए कि आप कितना टेस्ट खुद लगाइए, आप कितना इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कोई वस्तु को हम जैसे फेंकते हैं ना, ऊपर धरती से कोई वस्तु फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वापस वो धरती पर ही उसी जगह पर या अन्य जगह पर यानी धरती पर ही आ जाता है। तो वो क्यों आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या उसका द्रव्यमान की वजह से आता है, क्या आवेगी बल के कारण से आता है? ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण और डी संवेग के कारण। देखिए, आपको सभी जानते हैं कोई भी चीज कैसे खींची ओर चली जाती है अपनी ओर, तो सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हमारी पृथ्वी जो है एक गुरुत्वाकर्षण का काम करती है। तो इससे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमारी पृथ्वी पर है, जब भी हम कोई वस्तु ऊपर से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस उसी स्पीड में नीचे आ जाती है, वहीं पर ये गिर जाती है। तो ये हमारे क्या है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण उस पृथ्वी पे हमारे पर है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु को या पिंड को अपनी ओर खींचती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? देखिए, आप जब भी बात करते हैं चंद्रमा की चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की, तो आपको बता दें कि जब भी हमारे जैसे कि पृथ्वी पर कोई भार है तो आपको बता दें कि उसका बहुत कम भार यानी कि गुरुत्वाकर्षण वहां पर चंद्रमा पर बिल्कुल भी नहीं होने के कारण, यानी थोड़ा ही है, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, बट इतना है कि वो अब यदि हम जो वस्तु हम पृथ्वी से फेंकते हैं ना, तो वो वस्तु वापस पृथ्वी पर ही लौट के आ जाती है। तो इसकी बात, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर यदि वही वस्तु हम फेंकेंगे चंद्रमा पर ही, तो वो क्या करेगी? चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के जो वायुमंडल है ना, चंद्रमा पर जो वायुमंडल और थोड़ा बहुत जो वायुमंडल है, तो उसके परिवेश में ही वो आसपास तैरने लगेगी, घूमने लगेगी, क्योंकि वो वहां पर गुरुत्वाकर्षण ना होने यानी कि वायुमंडल ना होने के कारण वो उस पर वायुमंडल दाब नहीं होता है, उस चंद्रमा पर नहीं है, और कोई गैसें भी मुख्यतः कोई गैसें भी नहीं पाई जाती हैं, और उसका गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है। कहाँ पर? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है। तो आप याद रखिएगा वहां पर कितना है, थोड़ा ना के बराबर है। तो आपको मान के चलते उसका इसका फिलहाल तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/6 भाग। यानी कि बता दें आपको, चंद्रमा पृथ्वी पर यदि किसी मनुष्य का भार 60 किलोग्राम हो, तो पृथ्वी तो चंद्रमा पर यानी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है या वस्तु का भार 60 किलोग्राम है। यदि आप चंद्रमा पर उस व्यक्ति को 60 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति को यदि आप चंद्रमा भेजेंगे तो उसका भार कितना रह जाएगा? आपको बता दें तो कितना रह जाएगा इसका? 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम उसका भार रह जाएगा। याद रखिएगा 1/6 भाग पृथ्वी से चंद्रमा के जो है भार है, कितना है? 1/6। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 83 का क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द राइट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत तो सभी ने पढ़े होंगे। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज, आपको बता दें आर्किमिडीज की जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आपको पता होगा किसने दिया होगा, किसने दिया है? आप सभी बताइए कि किसने दिया है ये गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप बताइए, जरूर कमेंट करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और साथ में इसका भी आंसर बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस व्यक्ति ने, किस वैज्ञानिक ने ये दिया है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण, बी है समकोण त्रिभुज का नियम, सी है प्लवन का नियम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको चेक राइट आंसर, प्लवन का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो दिया है, किसने दिया है? आर्किमिडीज का सिद्धांत जो दिया है, प्लवन का नियम दिया है आर्किमिडीज ने। यानी वस्तु तैरती हुई
से संबंधित ये नियम दिया है इन्होंने, आर्किमिडीज ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्यानता की इकाई है ऑप्शन नंबर ए पॉइज, बी पाइजूली, सी पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें 85 क्वेश्चन का आंसर जो होएगा क्या होगा, वो हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पॉइज श्यानता की इकाई होती है। श्यानता की कौन सी है? पॉइज है। पास्कल सभी जानते हैं दाब की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखिए भाई, दूध से क्रीम, जब भी हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो उसमें कौन सा बल प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी अपकेंद्रीय बल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें घर्षण बल। घर्षण बल तो क्या है? कोई घसीटने से काम होता है। कोई व्यक्ति किसी को घसीट रहा है तो ये क्या है? घसीटने का काम कर रहा है। तो कोई वस्तु है जो घसीटेगा इसको, तो फिर क्या है? ये काम ये घर्षण बल हो जाएगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जब भी दूध से कोई क्रीम निकालता है तो क्या घसीटते के निकालता है क्या? नहीं निकालते ना। तो इससे तो हम बता दें आपको पहला आंसर एकदम गलत हो जाएगा। तो आंसर इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी अपकेंद्रीय बल की बात कर लेते हैं। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या है? दूध से क्रीम निकालने में इसका प्रयोग कौन सा बल लगता है? तो इसमें अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, जब भी हम किसी घड़ी पहले तो चाबियों वाली आती थी, लेकिन अब आजकल क्या है? अब आजकल घड़ियां चाबी वाली नहीं आती हैं। अब पहले की बात करें तो घड़ी आंसर तो क्वेश्चन हमारा बनता है चाबी भरी घड़ी। या आपको आज बता दें आजकल जो हमारे जो खिलौने वगैरह आते हैं उनमें चाबी भरी जाती है ना, तो वो कौन सी स्थिति होती है? वो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कौन सी ऊर्जा होती है उनमें चाबी भरी घड़ी में? तो ऐसा ही घड़ी का नियम है, ऐसा ही खिलौनों का नियम है। तो खिलौने आ जाए तो घबराइए नहीं, एक ही बात होती है। तो इनमें तो आपको बता दें जब भी आप चाबी भरते हैं तो क्या एकदम रुके हुए होता है। तो यह स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि उसमें कोई गति नहीं होती है। तो वो एकदम क्या है? वो अपनी चलने के लिए ऊर्जा तैयार करने के लिए ऊर्जा तैयार है एकदम। किसमें? स्थिति, यानी कि रुकी हुई है उसमें ऊर्जा संचित है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि रुकी हुई ऊर्जा भी है उसमें। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो एकदम चलने लगेगी। तो वो क्या करेगी? अपनी स्पीड में चलेगी और वो क्या हो जाएगी? गति में हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी अभी क्या है? चली नहीं है, यहाँ पर भरी हुई चाबी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए भाई, सूर्य की जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है हमें, वो किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी आयनन द्वारा, डी नाभिकीय संलयन द्वारा। तो आपको बता दें सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। आपको बता दें ये संलयन के द्वारा होती है क्योंकि हमारे सूर्य के केंद्र में जो है हाइड्रोजन और हीलियम दो अणु बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के अणु जो हाइड्रोजन मिलकर जब हाइड्रोजन मिलते हैं तो एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या? एक संलयित होते हैं। ये दोनों की क्रिया क्या है? दोनों चीजों से ये हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं, ये संलयित होते हैं। तो सारे एक साथ मिलकर और मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है और उसी से हमारी क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें? नाभिकीय संलयन द्वारा। याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन द्वारा। और नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं तो ये हमारे परमाणु बम में अणुओं में ये परमाणु जो बम होते हैं उनमें होती है बिखरी, क्योंकि ये जब भी बम होता है ना, बम फटता है ना, तो सारे उसके अणु क्या है? आपस में बिखर जाते हैं। तो वही होता है बिखरना, यानी कि विखंडन होता है। तो ये हमारे क्या है? नाभिकीय विखंडन। उसके नाभिक आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं तो ये क्या होता है? बिखरना है। तो ये हो रहा हमारा आंसर,
इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाभ के संलयन की क्रिया होती है किसमें? सूर्य में, याद रखिएगा। और परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम में इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है नाभ के विखंडन। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? देखिए, वायुमंडल में आपने सभी देखे होंगे, आजकल भी देख रहे होंगे आप, आजकल भी देखने को मिल जाएगा, बादल जो भी आपके उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, वो तैरते हुए दिख रहे हैं, वही तैरने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये मतलब ये बता रहा है कि बादल के तैरने का कारण क्या है, ये क्यों तैरते हैं तो वायुमंडल में ये, तो यही क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए दाब, बी घनत्व, सी ताप, डी वेग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। घनत्व के कारण जो होता है बादल तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं वायुमंडल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? देखिए, आपको बता दें, जब भी आप किसी वस्तु की जो है मात्रा को बढ़ाएंगे, या जैसे कि मान के चलते हैं ये हमारा गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें क्या है? पानी भरा है। तो आप ये बताइए, जब इसमें और पानी डाल देंगे तो जैसे कि अभी इतना भरा था, अब इतना हो गया, पानी अब इतना हो चुका है, तो क्या बताइए इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे? देखिए, एक तो इसमें भार बढ़ जाएगा, वजन, ठीक है, और द्रव्यमान, यानी उसका एक ही बात होती है, द्रव्यमान, उसका मास भी बढ़ जाएगा और वेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और आयतन भी, आयतन या ज्यादा जगह घेरेगा तो भी वो भी बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या ये बताइए कि घनत्व क्या बढ़ेगा इसका? देखिए, इसमें घनत्व इसका नहीं बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसमें क्या घनत्व का कोई वैल्यू नहीं होती। घनत्व आप सभी जानते हैं होती क्या है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, 90 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी घनत्व की बात करते हैं, बोले तो डेंसिटी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी ये सभी। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइए सभी लोग, जल्दी जितना हो सके आप कमेंट जरूर करिए कितना इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तृतीय नियम, तृतीय नियम में ये जो न्यूटन ने जो नियम दिए हैं गति के, ये तृतीय नियम के कारण ही ये जल में तैरना संभव है। यही कहाँ बताया कि अपने नियम में जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है, तो ये तीसरे नियम के कारण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? देखिए, आपने पढ़े होंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण और दिशा होती है वो क्या कहलाती हैं? वो सदिश कहलाती है। जिनमें केवल परिमाण और दिशा होती है वो क्या कहलाती हैं? सदिश कहलाती हैं। और अदिश भी होती हैं जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो वो कौन सी होती हैं? वो अदिश राशियां होती हैं। याद रखिएगा, अदिश राशियां होती हैं। तो हमारी बात हो रही है सदिश राशियों की, कौन सी सदिश राशि इसमें से नहीं है? तो आपको बता दें कि बल वेग त्वरण विस्थापन, याद रखिएगा, एक सांस में आप बोलिएगा, आपको बहुत जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। बल वेग त्वरण विस्थापन, तो ये क्या होते हैं हमारे? ये सदिश राशियों में आते हैं। आपने देखिए, जैसे कि मैंने बताया बल वेग त्वरण विस्थापन, इसमें त्वरण भी होता है और दो तीन और होती हैं, तो वो भी हमारे क्या है? सदिश, जो अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, और बाकी की अदिश राशियां होगी। तो ठीक है, जो हमने बताया है वो हमारे क्या है? सदिश हैं। लेकिन इसमें नहीं पूछा है सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयतन। क्योंकि आयतन क्या होता है? आयतन एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो हमारे जो सदिश राशि नहीं है यही पूछा था, तो हमारा आयतन एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है, क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये इसका मतलब होता है 1 डिग्री जो एंगस्ट्रॉम को नापता है, ये हमारे आप सभी जानते हैं किसको नापता है, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य, बी आवर्तकाल, सी आवृत्ति और डी समय। आप सभी जानते हैं जो समय होता है ये सेकंड यानी टी से प्रदर्शित करते हैं या ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल हर्ट्ज से एडजेड, और हमारा तरंग दैर्ध्य जो है हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एंगस्ट्रॉम को नापता है। एंगस्ट्रॉम किसको नापता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य को नापता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस, बी जूल, सी डेवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डेवी जो हमारे हैं वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या है सबसे पहले क्या है 2 बर्फ के टुकड़ों को जो आपस में घिसा था और घिस कर पिघला दिया था। इसी से इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था ये एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल हुआ था और घिस कर ये पिघला दिया था। तो ये हमारे कौन से साहब थे? ये हमारे डेवी जी साहब थे। डेवी, याद रखिएगा 2 बर्फों को टुकड़ों को घिसकर जो पिघलाया था उन्होंने, कौन थे? डेवी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस, बी डेवी, सी जूल, डी रामफोर्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि डेवी साहब जो हैं इन्होंने क्या किया, 2 बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर 2 बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघलाया था। और आपको बता दें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रामफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? नंबर ए श्यानता, बी गुरुत्वीय त्वरण, सी पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जब भी हमारी कोई लोहे की सुई ये तैरती है लोहे की सुई, तो ये क्यों तैरती है? बल्कि ये तो जो हमारा क्या है लोहे की सुई है, इसको डूबना चाहिए पानी में, पर ये तैरती क्यों है? तो आपको बता दें कि इसकी जो हमारी श्यानता, हमने देखा श्यानता आपने पढ़ा है वॉइस की इकाई है, श्यानता इकाई वॉइस है। तो गुरुत्वीय त्वरण ये भी अलग है। पृष्ठ तनाव सभी जानते हैं, पृष्ठ यानी किसी सरफेस पर पानी की सतह पर उसका सरफेस यदि अधिक हो, तनाव अधिक हो, तो ये हमारा पृष्ठ तनाव कारण ही ये हमारी सुई इस पर क्या कहती है लटकी रहेगी या तनी रहेगी या पृष्ठ पर ही तैरेगी। तो ये क्यों तैरती है? आपको बता दें कि पृष्ठ पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, पानी का पृष्ठ तनाव क्या है उससे अधिक होता है पृष्ठ तनाव पानी का, ठीक है। इसीलिए ये लोहे की सुई जो हमारी उस पर तैरती हुई नजर आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए मरकरी, बी पेट्रोल, सी स्वच्छ जल, डी नमकीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होगा इनमें से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 450 वाट, बी 600 वाट, सी 734 वाट, डी 746 वाट। तो देखिए भाई जब भी हॉर्स पावर यानी कि घोड़े की बात हो साइंस में, तो आप 746 वाट को टिक कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 98, क्वेश्चन नंबर 98 का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, सी आवेश संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी शून्य हो जाएगा, डी अपवर्तित यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो गलनांक है इसका क्या दाब बढ़ाने से क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। जब भी आप दाब बढ़ाएंगे बर्फ पर तो उसका जो गलनांक है यानी कि गलनांक पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घट जाएगा। चलिए तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह से आनंद उठाइए हमारे वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।